अप टू 40 हो गया। 41 to 3 42 42 Sir, 43. 42 43 okay up to 50 46 और हो गया up to 50 सर एक 44 है। हो गया 60 तक किया है क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. बोल दो 51 to 60 भी बोल दो। सर 52 52 और up to 60 और 58 up to 60 57. और हो गया up to 60 हुआ डन ना स्टार्ट करूं मैं। अच्छा बॉन्डिंग में कौन सा पार्ट रह गया है आपका डिस्कशन के लिए? सर JEE एडवांस JEE एडवांस राइट पेज नंबर बताएंगे। ठीक है बॉन्डिंग का भी बोल दीजिए जरा। बोलिए 1 to 10 सर 1 to 10 2 और 9 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 2 और 9 अच्छा 2 and 9 6 हाँ जी क्या बोल रहे हैं? 6 ओके 2 6 9 up to 20 क्वेश्चन नंबर 11 up to क्वेश्चन 20 14 up to 29 25. क्वेश्चन 23 3 ओके और एंड 27 29 7 ओके 29 तक हो गया सबका। इसके बाद मोर देन है इसमें 1 to 10 3 सॉरी 3 6 अच्छा 3 ओके और 4. 4 up to 10 up to 15 14 12. 12. sorry 11 11 12. 12 तो 14 भी 14 इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है पैसेज 1 2 3
बोल दीजिए किसमें डाउट है। 1 2 3 4 5 और टोटल 6 पैसेजेस हैं। किसी पैसेज में डाउट है? सर पैसेज 1 में क्वेश्चन 4। 1 का 4। नहीं सर, ये हो जाएगा सर क्वेश्चन 4। वन टू सिक्स में किसी को कोई डाउट नहीं ना? इसके बाद मैच है, मैट्रिक्स मैच 1 to 10 मैच है। सर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन 8 डाउट है। असर्शन रीजन मत करो, अपने सिलेबस में नहीं है। मैं बता देता हूँ, लेकिन आप करोगे नहीं उसको, कोई फायदा नहीं है उसको। मैच बोलिए। तो 5. हाँ Yes, sir. 5. कौन सा? 5. 5। ओके, मैच का 5 और Sir, 10. 10। एनीथिंग एल्स? हो गया? जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इसका के पूछ रहा है, K2 बोल देते हैं। आपसे K2 पूछ रहा है और आपको K1 के बारे में ऐसा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो हम K2 कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है रेट इज इक्वल टू 1.7 10 to the power minus 18 H2 I2, एक ये गिवन है। दूसरा आपको रेट गिवन है 2.4 10 to the power minus 21 HI का पावर 2, ये आपको गिवन है। आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि जब हमने डेरिवेशन सीखा था तब हम कैसे लिखते थे। मैं इसी रिएक्शन को वापस से रिपीट कर रहा हूँ केवल आपको याद दिलाने के लिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर हमें निकालना होता था तो हम कहते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था और एक कांस्टेंट लिया था KF। इसी तरह हमने बैकवर्ड रेट के लिए किया था और KB कांस्टेंट लिया था। ये हम लोगों ने किया था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, यही तो है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? KF एंड KB गिवन, और KF अपॉन KB क्या होता है? KC। तो K1 हमको क्या मिलेगा? KF अपॉन KB। अब इसमें से कौन सा KF कौन सा KB? तो H2I2 वाला KF है, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड। तो इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए तो आपको K1 पता चल जाएगा। गाइस समझ आ रहा है आपको? यस सर। अब K1 और K2 में क्या रिलेशन है तो हम निकाल के देख लेते हैं। K1 हमारा बन रहा है HI H2 I2 और K2 हमारा बन रहा है HI H2 का पावर हाफ I2 का पावर हाफ। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
क्या हम स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं, स्क्वायर एंड डिवाइड। आपका स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, k1 by k2 इज इक्वल टू 1। तो k2 क्या आ जाएगा, रूट k1 आ जाएगा। k1 आप यहां से निकाल दो और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। किसका डाउट में आया भाई, हाँ सर। कॉपी करो इसको फटाफट से। डन सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही इजी है। उन्होंने बोला है डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कौन सा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था अगर आपको याद हो, यूनिट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा mg। तो डिपेंड कर रहा है मतलब किस करना चाहिए, mg की वैल्यू आ रही है तो सब में जीरो आ रही है। मैं करके दिखा भी दे रहा हूं आपको। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो उसके लिए डेल्टा mg 1 आ रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं तो डेल्टा mg 0 आ रहा है। सी देखोगे डेल्टा mg 0 आ रहा है। डी देख रहे हो डेल्टा mg 0 आ रहा है। डेल्टा mg याद आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस सर। तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव। क्लियर है ना। वो पूछ रहा है किसमें यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, तो जहां यूनिट होगी वहीं डिपेंड। तो ऑप्शन ए में केवल यूनिट आएगी, बाकी बीसीडी यूनिट लेस है। किसका डाउट था भाई ये? नाइनटीन इन कांस्टेंट इस 56.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन ऐड कर दिया। किसका डाउट है ये 19 वाला? हाँ अरे कोई वो का डाउट मेरा। है? सर मेरा। ओके देखो ये मैंने आपको लिखाया भी था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। पहले 5 मोल थे, बाद में हमने 10 डाल दिए, या पहले 5 थे बाद में हमने 2 कर दिए, तो K पे क्या फर्क पड़ेगा? K पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन आप पढ़िए, वो पहले कुछ 56 था, ओके सर। बाद में और ऐड कर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम। नो चेंज, सो इट विल रिमेन सेम। हाँ नो चेंज, रिमेन सेम। Twentieth 1 mole of N2 3 mole of H। आपको टोटल मोल्स पूछ रहा है। ये 1 लेके चले तो 1 माइनस एक्स हो गया, ये 3 लेके चले 3 लेके चले ना, तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। बोले 50% कन्वर्जन हुआ है, N2 इज कन्वर्टेड 50% कन्वर्टेड, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं 0. गाइस समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर।
अभी जरा निकालिए टोटल मोल्स कितने होंगे। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ऐड करिए। 4 minus 2. हाँ सर 3 हो जाएगा। आया आंसर समझ में। यस सर। एक्स का वैल्यू रखो और सबको ऐड कर दो। सर 21 हटा दो, हो गया मेरा ही डाउट चलो था सर। ओके 323 सर इसमें सी आएगा ना? इसमें 23 में यस सर। change in pressure will not affect अच्छा एक चीज बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या? बोलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो आंसर ऑल नहीं हो गया। समझ आ रहा है भाई? आप जो कह रहे हैं, आप केवल वहां पर ये चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। तो पूछ रहा है कि के प्रेशर होने से होगा या नहीं, तो के चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर? सर लेकिन आंसर ए दिया है। क्या? Yes sir. यस सर, Answer. पीछे आंसर ए दिया था। आंसर ए दिया है सर। क्या? यस सर। ऑल कर दीजिए। देखिए जरा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे। हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डेंसिटी का एक रिलेशन डेवलप किया था, वो ऐसा आया था। याद आ रहा है आपको? यस सर। Guys, ठीक है। फिर हमें पता है कि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद आ रहा है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 into मॉलिक्यूलर वेट। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम डेंसिटी की जगह पे मास का टर्म भी ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में जहाँ कैपिटल डी है वहाँ कैपिटल एम, या स्मॉल डी है वहाँ स्मॉल एम, और सब कुछ हमने सेम रखा। ये तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस था। अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिसोसिएशन की बात ही नहीं कर रहे वो बात कर रहे हैं एसोसिएशन। कैसे पता चला एसोसिएशन की? तो मैंने आपको बताया था कि PCl5 डिकम्पोज होगा, अगर नोट देख लीजिए तो ऐसा मिल रहा था, ये डिसोसिएट हो रहा था। हमने N2O4 लिया तो डिसोसिएट हो रहा था। जब भी डिसोसिएट होगा तो नंबर बढ़ेगा प्रोडक्ट साइड में। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एसोसिएशन। आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए जरा। 50% डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। डाइमर फॉर्मेशन का मतलब कि हम लेके चले थे ऐसा वाला
और वो उसके 2 मोल्स कंबाइन हो गए। अब देख रहे हैं, इसके 2 मोल्स कंबाइन हो गए, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। ये डिसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन है, आपस में जुड़। तो केस अगर एसोसिएशन है तो हमने आपको यहाँ जब पढ़ा रहा था तो एसोसिएशन आपको नहीं बताया था, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ डिसोसिएशन है, एसोसिएशन आगे चैप्टर में आता है। पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। जिस तरीके से हम डिसोसिएशन लिखते थे, एसोसिएशन भी वैसे ही लिखेंगे, n की जगह 1/n आता है बस। डेंसिटी दी है तो ये, मास दिया है तो ये। कैपिटल M या कैपिटल D जो होता था वो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन था, और स्मॉल वाला आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो हम अप्लाई करके देख लेते हैं इसी फॉर्मूले को। हमें क्या क्या गिवन है, 50% डाइमर हो गया, यानी n हमें गिवन है 50%, कितना हो गया 1/2। ठीक, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड बताना है, थ्योरेटिकल गिवन है। थ्योरेटिकल मतलब इनिशियल गिवन है, कितना है 122, और स्मॉल m हमें फाइंड करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा गिवन है ये 50% डाइमर, हाँ, और n भी 2 हो जाएगा क्योंकि डाइमर बनता है। अब आप इसमें से ये वाला फॉर्मूला उठा लीजिए, जरा फटाफट से सॉल्व करके दिखाइए कितना आ रहा है स्मॉल m। अल्फा आपको पता है 1/2 या 0.5 जो भी आपको लिखना है। कैपिटल M यानी थ्योरेटिकल आपको गिवन है, इनिशियल होता है। स्मॉल m आपको फाइंड करना है, n का वैल्यू 2 होगा। करिए सॉल्व इसको जरा। सर 163 आ रहा है। आ रहा है ना बराबर आंसर? यस सर। समझ आ गया? तो इसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, एसोसिएशन बाद में तो जब आएगा तो हम फिर से आपको बताएंगे। मैं इरेज करूं? - 25। देखो सीधा फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहे हैं। 1 + x वेरीज, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई अल्फा नहीं x लिखना है, ठीक है। n की जगह पे आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा d - d/d, ये हो गया। इसे अब अगर आप रीअरेंज करते हो तो d/d -1 लिख सकते हैं हम इसको। माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + x = d/d। ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब आप बताओ, ये 1 + x d/d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? बोलिए। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन ए हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया?
अब सेकंड 26 भी पूछा है ना, 26 में वो बोल रहा है x अपॉन डी बाई डी बता दो, तो ये 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो अभी भी आपको पता चल रहा है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बट नेगेटिव होना चाहिए। अभी नेगेटिव ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये ग्राफ ऐसा है, सर वाई एक्सिस में नीचे की 1 लाइन प्लस एक्स ही है। सॉरी तो वो सर डी वाई बाई डी एक्सिस माइनस वन होगा ना? वापस बोलो क्या बोल रहे हो आप। सर वो x इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस वन आ जाएगा ना। Sorry, ये हो गया, तो x डी बाई डी बोल रहा है आपको, तो अभी डी बाई डी की वैल्यू क्या हो रही है -1, और आपको पता है डी बाई डी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वैल्यू क्या 1 से ज्यादा होती है क्या कभी, No. बोलिए। नहीं सर। तो ग्राफ नेगेटिव ड्रॉ करेंगे, तो अब क्या किया है, ये हटा दो, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे वो ऑप्शन में। समझा भाई। सर एक और बार बता सकते हो? हाँ, हमने ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ आया आपको। यस सर। हम कह रहे हैं ये वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है, तो हमने नेगेटिव ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये नेगेटिव ग्राफ ये था हमारा, और ऑप्शन में है नहीं ऐसा, ये हटा दिया। सर तो वो एक और हटाया बार क्यों? एक्सप्लेन करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं समझा। सर वो हटाया क्यों? हमने ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, ये कंसीडर किया जाएगा। अब भाई यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना, हम्म तो इसका मतलब इसके पीछे होगा, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना पड़ेगा। और कौन बोल रहा था, क्या बोल रहे थे। सर वो नेगेटिव क्यों, एक और टाइम समझाओगे? डी अपॉन ये डी यहाँ से माइनस। देखो, यहाँ से हम्म ये दिख रहा है आपको, हम्म मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू अभी नेगेटिव आने वाली है, ये वैल्यू अभी नेगेटिव आने वाली है, तो हमने नेगेटिव ग्राफ ड्रॉ करना है बस। ट्वेंटी सेवन देखो, किसका डाउट है ये। सर ये अब हो जाएगा, आपने बताया था वो वाला समझ गया मैं। हाँ बस फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। 27 हटा रहा हूँ, 39 पर आता हूँ। सर आप वो 27 वाला बस और एक बार बता सकते हैं। अरे अच्छा लिखा हुआ है, चलो देखो ये रिएक्शन गिवन है। अब क्वेश्चन में लिखा है, इफ रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 0.01 मोल ईच एंड 0.1 मोल ऑफ NO2, आप बताइए रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट। बोलिए। प्रोडक्ट। काउंट किसका ज्यादा दिख रहा है, हाँ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड। समझा। ओके सर।
देखिए आपको पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, बोलिए। KB equal to KC. मैंने आपको इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि हमको यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन से तो हम केसी निकालते हैं, केपी नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब केपी इक्वल टू सी है, हम पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल मान सकते हैं। अब ये इनिशियल दिया है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हो जाएगा। हाँ सर. हाँ? अब केपी किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड पे तो डिपेंड नहीं करता। X by 0.2 minus X. ये हो गया, आपको केपी का वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻²। आपको H2S दिया है, इसका दिया है, निकाल दीजिए, हो गया। अब यहाँ मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, आप चाहिए तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केपी इक्वल टू केसी है। किसका डाउट था भाई, क्लियर है? (42) initially evacuated to, देखिए ये 0.2, ये 0.2 है। आपसे पूछ रहे कितने मोल्स और इंट्रोड्यूस किए हैं 2.5 लीटर में कि केसी आपका 15 आ गया। तो अभी कह रहे हैं इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये अलग बोल रहा है। तो मोल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम कितना है 2.5, इनिशियल कितना था 0.2, ये हो गया। AC इक्वल टू VCl5 VCl3, ये आ गया। आपको केसी पता है? तो ये क्वेश्चन 42 नहीं है, तो ये 43 है ना? अरे 43 चाहिए, 43 भी बताना है ना, 42 भी बता देते हैं, 43 समझ लीजिए, ठीक है। तो कितना ऐड किया वो पूछ रहा है, तो ऐड किया तो हमने इनिशियल में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको पता चल जाएगा कितना है। तो x बाई 2.5 किया क्योंकि मोल पर लीटर चाहिए, और इसका हमको 0.2, x निकाल लीजिए, आपको मोल्स पता चल जाएगा। 42 में इधर कर देता हूँ, अच्छा रिएक्शन ठीक है। एक बेसिक आइडिया रखिए, अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है तो K इक्वल टू K1 × K2 ऑनवर्ड्स। तो इनकी रिएक्शन 2 ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एक के लिए 10⁻² दिया हुआ है और एक के लिए 10⁻² दिया हुआ है, तो K कितना आ जाएगा, समझा? यस सर 43 एक और बार समझा सकते हो क्या? 43 आप केवल क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो, जरा आप लाउड पढ़ो थोड़ा, है ना, पढ़िए, मुझे सुनाई देना चाहिए। सर वो दूसरे टैब पे है। Kc for PCl3 plus Cl2 gives PCl5 is 15 molar m raised to the power -1. The number of moles of PCl5 to be introduced in a 2.5 liter vessel. बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इंट्रोड्यूस्ड बोल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना ऐड किया वो पूछ रहा है। हमने हमेशा क्या निकाला था कि कितना फॉर्म हुआ, हमने हमेशा क्या निकाला, कितना फॉर्म हुआ। अगर आपको याद आता हो तो हम लोग ऐसे करते थे, हम कहते थे ये 1 - x, ये x, ये x, यही करते थे ना।
अब की इसका उल्टा हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक, ये आपको पता है कितने मोल्स पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेके मोल पर लीटर लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम 2.5 के मैंने अभी एक्स निकालना है। ठीक है सर। देखो जरा 44 किसका डाउट है ये? सर मेरा डाउट है। बेटा आपको बोल रहे हैं कि प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट अ टेम्परेचर वेयर द डिसोसिएशन इज एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे सिंपल वर्ड्स में, डिसोसिएट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। अब केपी और केसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं? बोलिए। केपी केसी डिपेंड नहीं करते कॉन्सेंट्रेशन पे। याद आ नहीं, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जहां मोल्स हमने बढ़ा दिए थे, तब मैंने बोला था Yes, केसी इंडिपेंडेंट, वही है, तो चेंज क्यों होगा? ओके सर। और 6 आपको छोड़ना पड़ेगा अभी, ठीक है? ये आर्हीनियन है, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं, इसको छोड़ दीजिए। फाइव जीरो किसका डाउट है? बोलिए। 50 50 किसका है कि नहीं किसी का भाई? अरे गाइस बोलोगे? मैं मान लेता हूँ 52 52 किसी का है कि नहीं है? ये भी नहीं है। बस सर मेरा डाउट है 52। बोलने में इतना टाइम क्यों लगता है? 52 पढ़िए क्वेश्चन। In which of the following the increase of pressure favors the backward reaction? यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लो प्रेशर चाहिए होगा। अब आप Yes. चेक करिए, ए प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं? 2 सर 4 मोल्स। ठीक, तो अगर मोल 4 है तो लो प्रेशर चाहिए कि हाई प्रेशर चाहिए फॉरवर्ड के लिए? फॉरवर्ड के लिए लो प्रेशर कि हाई प्रेशर? अरे मोल्स अगर ज्यादा होते हैं तो प्रेशर लो चाहिए होता है। यस या कि नहीं? Yes sir. हाँ, अरे कुछ बोलोगे? Yes sir. तो अब यहाँ पर क्या है, मोल्स ज्यादा है, हमें लो प्रेशर चाहिए था फॉरवर्ड के लिए, वो कह रहे हैं बैकवर्ड ले जाओ, हाई प्रेशर में बैकवर्ड चला जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। इन शॉर्ट सिर्फ इतना देखना है
3। सर इसमें दो आंसर है, ए और सी। Yeah. हाँ सर, इसलिए डाउट था। इसमें दोनों आंसर आ गए। वही मैं लिखने जा रहा था कि जहां भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन है 3 और 1 2, वहां बैकवर्ड चला जाएगा। मोल्स जो है प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे रिएक्टेंट, तो वो बैकवर्ड चला जाएगा। ए सी आंसर है। फिफ्टी सेवन देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है, उसके हिसाब से के की वैल्यू क्या आएगी, आई की पावर 2 अपॉन आई टू। तो हमसे कहते हैं कि हमने I2 में 1 मोल और ऐड कर दिया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है K तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक। अब अगर आपने I2 बढ़ा दिया तो I2 बढ़ जाना चाहिए। ये हो जाएगा, समझा भाई। यस सर। ये हो गया भाई 57 तक। सर 57 एक और बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? मैंने कहा कि K हमें गिवन है और K कांस्टेंट है, ये ठीक है। आयोडीन और डाल दिया आपने, आयोडीन आपने डाल दिया तो आयोडीन बढ़ना चाहिए ना, तो आयोडीन बढ़ा दिया हमने। K कांस्टेंट रहने वाला, लेकिन अगर यहाँ पे एक और भी चीज आप नोटिस करें तो वैल्यू ऑफ K इज वेरी लेस, वहां लिख भी लीजिएगा 10 टू द पावर -6, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्लो है। अगर वैल्यू इतनी कम है तो बहुत स्लो रिएक्शन है। ऐसे में अमाउंट ऑफ आयोडीन ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। ऐसा लिख लीजिएगा वहां पे। केमिकल बॉन्डिंग खोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है? तो मेरा डाउट है। क्या बेटा नहीं समझ में आया? आपको पूछ रहा है नॉट लीनियर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा सबका। BeCl2sp आएगा, लीनियर ही होगा। CS2s आएगा, लीनियर ही होगा। अब बाकी के दो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनको मुझे याद नहीं है। ICl2 प्लस लिखा हुआ है, सॉल्व करिए। 7 + 7 × 2 - 1 कितना हो गया? यस 20/8 हो गया। 2 + 2 आ गया, मतलब sp3 आ गया। sp3 तो लीनियर नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा।
इसको भी वेरीफाई कर लेते। 7 + 7 × 2 ये हो गया 22। 2 + 3 आएगा। sp3d ये लीनियर होता है। sp3d 3 लोन पे तो हो गया आंसर। आंसर आ गया। समझा? ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? सर डाउट्स में क्वेश्चन नंबर 3 भी बोला था। अच्छा, किसको? Which of the following is non-polar but contains polar bond? पहले तो आप मुझे मतलब बता दीजिए कि नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। बोलिए। अरे बताओ भाई। डाइपोल मोमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। ये डाउट किसका है? क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन मेरा। नंबर 3 किसका है? नोट्स में देखो डाइपोल मोमेंट तो ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। इसके डाइपोल मोमेंट 0 आया। यस सर। तो बस हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? एक ही है नॉन पोलर। कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है? सर मेरा। पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम आया मुझे बताइए। बेटा बताएंगे क्या प्रॉब्लम लग रहा है आपको? सर समझ नहीं पा रहा उसका वो कम क्यों होगा, मतलब एनर्जी कम क्यों होगी। सिग्मा S2 ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी देन सिग्मा 1। देखो, आपको अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको बताया था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता था। तो अगर बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? बोलिए। एंटी बॉन्डिंग के पास। एंटी बॉन्डिंग। बस, वो तो जनरल पार्ट है। तो उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जैसा कुछ सोचना नहीं है आपको उतना। क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल फर्क किसमें पड़ता है? पाई बॉन्ड में पड़ता है। अगर आपको याद हो तो π2px = π2py किया था, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। सिग्मा में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। हाँ सर। बस, तो कुछ रिलेटेड तो है नहीं। ऑप्शंस का कुछ लेना देना नहीं है। प्लेनार है, नॉन प्लेनार है, तो सब चीजों का कोई लॉजिक नहीं है। इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बस। हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, बस। क्या गिवन है आंसर? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है, वहां पे लिख दो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। नाइन्थ किसका डाउट है?
हाँ सर मेरा डाउट है। टाइम है, सर मेरा डाउट है। यार आप लोग पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगता है? ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिशन, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। फिलहाल इसे हम छोड़ रहे हैं अभी, ये हम वहां पर पढ़ेंगे तब आएगा ये। इतना लिख करके छोड़ दीजिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 11th किसका है? गाइस 11th किसका है? तो मेरा है। देखो अब की बार से एक बार में अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं क्वेश्चन कैंसिल करके आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहले जो भी स्पीशीज दिए हैं उन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो N2 हैज ग्रेटर डिसोसिएशन एनर्जी देन N2 प्लस। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में O2 और O2 प्लस है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और O2 प्लस का कितना हो गया 16 और 15 2.5। तो इसमें किसकी ज्यादा होगी? O2 प्लस का ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी भी करें। ऑप्शन सी में N2 प्लस और N2 बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होती है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कम कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ N2 प्लस का ज्यादा होगा। N2 प्लस इज लेस रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को भी। NO प्लस और NO है। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया था और NO प्लस हो गया था 14.3। तो NO का ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज लेस देन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। समझ आया? यस सर। 14 किसका डाउट है? सर मेरा हाँ? डाउट है। द मोस्ट एसिडिक, ये मैंने आपको उसमें कराया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। MnO, MnO2, दो बार MnO2 दिया हुआ है और Mn2O7, तो +7 वाला हो गया आंसर। 18 किसका है? किसी का नहीं है? ठीक है। 23 है किसी का? दीदी मेरा है। अरेंज इंक्रीडिंग ऑर्डर ऑफ आपको छोड़ना है, ये आपने पढ़ा नहीं है। 23 छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पढ़ा। 25 भी आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसमें थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। नंबर ऑफ sp2 sp3 sp2 जब तक ऑर्गेनिक का पढ़ नहीं रहे हैं तब तक के लिए इतना बात याद रखिए, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल है तो sp2 और ट्रिपल है तो sp। अब आप काउंट कर लीजिए, जहां जहां सिंगल है वो सब sp3, जहां जहां डबल है वो सब sp है, और ट्रिपल सॉरी डबल है तो sp2 और ट्रिपल है तो sp। इससे आप काउंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में।
27 आपको पहले वाले स्ट्रक्चर के लिए डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है और दूसरे वाले के लिए आपसे पूछ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन आएगा और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। आप हालांकि उसे शॉर्टकट से कर सकते हैं, पर अभी आप शॉर्टकट ना लगाएं, आप करके देखें। इस वाले स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से होना चाहिए? तो आप स्ट्रक्चर में देखिए कि क्या क्या है। तो इसका वेक्टर ये रहा और इसका वेक्टर ये रहा, ये तो कैंसिल हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल। यस इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। 20 ठीक, अब इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ, इसका इधर और इसका इधर, ये तो कैंसिल हो रहा है। तो हमें किसका फाइंड करना है? इसका। इस पे 60 डिग्री पे। अब फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर का μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब हमें μ1 μ2 तो नहीं पता है, cos थीटा पता है, तो μ1 μ2 तो सेम ही होगा, μ1 = μ2 क्योंकि सारे CL हैं। पर वो भी नहीं पता, कहां से पता चलेगा? ऊपर वाले से। ऊपर वाले में आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है μ स्क्वायर 2 μ cos 120। अब यहां से फाइंड कर लीजिए और जो भी म्यू होगा उसे उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है। अब ट्रिक के लिए मैं जो बोल रहा था वो मैं आपको बता दूं कि जब जब एंगल 120 होता है तब तब रिजल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल के इक्वल आता है। करके आप देख लो, प्रूफ भी हो जाएगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू μ1 और आल्सो μ2, इतना ही Yes, आएगा। sir. पूरा सॉल्व करो, म्यू वैल्यू 1.5 120 पर ये सेम आता है क्योंकि सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बस वो जो आ रहा है म्यू यहाँ पर उसको यहाँ रख दीजिए, थीटा आपकी बार cos 60 रखना है आपको। हो गया 1.5 1.5 रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं पर बहुत पूछे गए हैं। कभी बॉन्ड एंगल चेंज कर देते हैं और कुछ होगा नहीं इसके अलावा यहाँ पे। और हमेशा क्वेश्चन में ना 120 वाला ही दिया जाता है ताकि आप फटाफट कैलकुलेट भी कर लें। इसलिए 120 पर इक्वल होता है, वो याद रखेंगे तो इजी रहेगा क्वेश्चन। हो गया? Yes, sir. हो गया. ये हो गया MCQ। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 किसका डाउट है? मेरा प्रॉब्लम बताएंगे। फाइनाइट आइनाइट का कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ ये बताना है डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। ये तो आपको ये वाला केस बताना है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया जेईई में, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी किया था।
कि देखने में हमको ये तो पक्का 0 लग रहा है, इसका 0 होगा कि नॉन 0 होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। बस यही नॉन 0, क्योंकि ये दिखता ऐसा है पर ये होता ऐसा है। इसी तरीके से बाकी का कर लीजिए। PF3Cl2 मैंने आपको बताया था कि किसको कहां पर प्लेस किया जाता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। याद आ रहा है कुछ? फ्लोरीन को कहां रखे हैं और फ्लोरीन को कहां रखे हैं? अरे कुछ बोलोगे? तो फ्लोरीन को इक्वेटोरियल प्लेन में, और क्लोरीन को एक्सिल। कहीं भी रखो, कैंसिल तो नहीं होगा। सही है, बोलिए। क्यों गाइस? नॉन 0। बस डी भी इसी तरह बना के देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम सेम है, जीरो डाइपोल मोमेंट आपकी पूछ रहा है। किसका डाउट है फोर्थ? सर अब हो जाएगा। सर एक पता है ये क्वेश्चन कैसे 9 पता का चला सी कि ऑप्शन, किसका? सर एक क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन में डाउट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से आया? सर वो एक्चुअली भूल गए बताना। अभी मैं कौन सा कर रहा हूँ? फोर्थ, और आप 9 बोल रहे हो। देखिए मैं ये बोल रहा था कि ये कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए? कोई बताएगा कैसे पता चलता है? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही प्रॉब्लम आने वाला है, वहां पे CN लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि CN कैसा होगा? इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या हाइब्रिडाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, अभी आपको शॉर्टकट बताया कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, इसलिए ये कुछ रोटेट नहीं करेगा, 0 हो रहा है। बोलिए 9th का क्या बोल रहे थे आप? सर क्वेश्चन 9 में मुझे सी वाले ऑप्शन में ही डाउट है एक, कि उसका डिसऑर्डर्ड ज्योमेट्री कैसा है। N3H कितना हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था? अच्छा, ठीक है, लीनियर आया ना? हाँ सर लीनियर है। आप क्या करें, डिस्टॉर्टेड कैसे, मैं समझा नहीं ये बात कीजिए। सर आंसर में डिस्टॉर्टेड दिया हुआ है। हाँ सर ABCD दिया हुआ है इसलिए। हाँ, तो मतलब आपका इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक तो है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ओके, आप ये ढूंढ रहे हो कि ये फुली डिविजिबल हो गया, लोन पेयर तो है नहीं, तो डिस्टॉर्टेड क्यों होगा, ये प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। हाँ, एक्चुअली कैसा होता है, हम लोगों ने जो बीबीटी पढ़ी है, बीबीटी का ड्रॉबैक्स में एक और भी ड्रॉबैक ये है कि बीबीटी सिर्फ वहां पर करेक्ट होती है जहां पर एक सेंट्रल एटम होता है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम के लिए बीबीटी करेक्ट नहीं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। तो जहां जहां सेंट्रल एटम का नंबर एक से ज्यादा आता है उसके लिए बीबीटी एप्लीकेबल है ही नहीं। इसलिए आपको स्ट्रक्चर मिल गया शॉर्टकट से, मेरे वो सिर्फ शॉर्टकट से ही मिल रहा है, बट बाकी के इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा, कंसेप्ट से तो स्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 सेंट्रल एटम है, इसलिए आपको लोन पेयर नहीं दिख रहा, पॉइंट नंबर 1। लोन पेयर 100% होगा, क्यों?
क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो हमेशा ही लोन पेयर होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। लोन पेयर तो 100% होगा इसको, बस आपको स्ट्रक्चर शॉर्टकट से सही गया है, बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही है उसकी। हम लोग इसे पढ़ेंगे नाइट्रो पी ब्लॉक, तो आप वहां पे लिख लीजिए कहीं पर, ये बात भी लिख लीजिए कि मोर देन वन सेंटर एटम के लिए करेक्ट नहीं होता। कभी क्वेश्चन पूछा जाए मोर देन वन का तो प्लीज डोंट ट्राई, आप समझ लेना ये वो बीबीटी से नहीं होगा। उनके स्ट्रक्चर्स हमको याद करने पड़ते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नाइन्थ के बाद सीधे 11th है ना, बीच में कोई नहीं है। Result in non-polar orbital. Which of the following hybridization result in non-polar orbital? किसका डाउट है भाई? 11th वाला किसका है? बोलिए भाई, 11th किसका है? किसी का नहीं, जाने दो। 12th है किसी का? ओके। 14 14 हाँ सर। कितना टाइम लगता है बोलने के लिए आपको? हाँ, आपको सिर्फ हाँ बोलने में इतना तकलीफ हो रहा है? क्या डाउट है 14 में? कुछ बोलेंगे? हाँ सर, एक से वो बोल रहा हूँ। ऑप्शन सी में डाउट है सर। बाकी के ऑप्शन आपको आए? एक भी नहीं आएगा आपको उसमें से, पढ़ा ही नहीं है वो हमने। बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं कि उनको डाउट्स है, ठीक है, इसका मतलब लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं है। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। assertion reason, क्वेश्चन नंबर 8। ये होता है सुपर ऑक्साइड अल्कली मेटल्स का। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक। Superoxide contains the ion O2 minus which has one unpaired electron in the anti-bonding moment. दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। किसका डाउट था ये? मेरा हाँ, डाउट था। आपको समझा कुछ? सुपर ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, अनपेयर्ड है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ओके सर। 8 के बाद मैच 5। कार्बोनेट सल्फेट
मैंने स्ट्रक्चर बना दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैच का। सिग्मा और पाई आपको काउंट करना है, करिए फटाफट से काउंट। सिग्मा पाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर। किसका डाउट था ये? हाँ किसका डाउट है ये? टेंथ वाला किसका डाउट है? सर मेरा। बेटा ये भी अभी पढ़ा नहीं है, इसको सर्किल करके छोड़ दो। खत्म हो गया मॉड्यूल भी। केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे के नोट ले सकते हो? क्या करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें आयनिक इक्विलिब्रियम? यस सर। हाँ सर। देखिए जरा, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। हमने कोई कंपाउंड या सॉल्ट लिया, सब्सटेंस लिया एक्वियस मीडियम में जो आयनाइज होकर A+ और B-, इसका ये डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये रिकम्बाइन होकर के ये सॉल्ट दे रहा है। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब हम आपसे कहते थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है। हम अभी आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे आयनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन, condition at which the dissociation and association या फिर dissociated और unassociated species exist together, जहां पर ये दोनों साथ साथ exist करेंगे उसे हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। बट अब आयनाइज होने के लिए बहुत जरूरी क्या होता है कि कंपाउंड का नेचर कैसा हो, आयनिक या कोवेलेंट? क्यों भाई? आयनिक। आयनिक। और आयनिक होने के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो आयंस दे रहा है तो Yes. हम जरा यहाँ पर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लें। देखिए कंडक्शन हमने दो तरीके से पढ़ा होता है, एक मेटालिक कंडक्शन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। हम मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं, जो भी कंडक्शन होगा ड्यू टू
द मोशन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा, ऑफ आयंस। आयंस की वजह से हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोलिटिक बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है तो उसे हम मेटालिक बोलेंगे। मैं लिख दूं, उसके बाद आप कॉपी करिएगा। देखिए जरा, अब इनको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक एग्जांपल ले लें। हमने यहाँ पर एक कॉपर मेटल ले लिया, कॉपर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन स्टेट ले लेते हैं। अब अगर कॉपर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसे मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब वो आयनाइज हुआ है, सोडियम और क्लोराइड आयंस दे रहा है, इसलिए हमने लिखा ड्यू टू द आयंस। इसके बाद मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक में नो मास फ्लो इज इन्वॉल्व। आपको पता है घर में वायरिंग हुई है कॉपर की, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि वायर मूव कर गया हो या कहीं पर आपको लग रहा हो कि अरे यहाँ का वायर कंज्यूम हो गया हो। क्यों? क्योंकि मास फ्लो इन्वॉल्व होता ही नहीं। जितना थिक वायर आपने यूज किया है वो हमेशा लाइफ टाइम उतना ही रहने वाला है, उसका अमाउंट कम या ज्यादा कभी नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं नो मास फ्लो इज इन्वॉल्व इन मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन सोडियम क्लोराइड आप देखिए आयनाइज हो गया है तो ये कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म भी हो जाएगा, तो मास फ्लो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोलिटिक में। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली। तो अगर आपने वही कॉपर का वायर का एग्जांपल मैं ले लूं, तो अगर यूज करते रहोगे तो क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, वायर गर्म हो सकता है, आपने ज्यादा यूज किया, उसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, बट किसी भी तरीके की कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, कॉपर रिमेन्स कॉपर। बट यहाँ पर चेंज आ रहा है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, NaCl में सोडियम और क्लोराइड अलग अलग हो रहे हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कुछ भी नया बन सकता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों में चेंज आ रहा है। फिर आता है टेम्परेचर का फैक्टर। फिजिकल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आपको पता होगा आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसे बहुत ज्यादा यूज करते हो, हीट अप हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, अभी बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसका, इसलिए वो गर्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना फेवर करेगा। क्यों? बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता जाएगा, सोडियम और क्लोरीन इजीली ब्रेक होगा और फास्ट कंडक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. चलिए कॉपी। सर वो मेटालिक में एग्जाम्पल में क्या लिखा है? कॉपर वायर। ओके सर।
हो गया? सर Yes. एक मिनट। Yes, sir, done.
देखिए जरा, in electrolytic conduction electrolyte is involved. What is electrolyte? So electrolyte is actually substance which gives ions in molten fused or in aqueous medium. जो ions furnish करे, ions दे, वो electrolyte है. अब ये electrolyte दो तरीके का, strong और weak. Strong उसे बोलते हैं जो 100% ionized हो जाए, और weak जो partially ionized हो. अब जो 100% ionized हो रहा है, that always we have a conductor, and this one is poor conductor. Degree of dissociation is always 1 for strong electrolyte and for weak electrolyte is less than 1. कैसे पता चल रहा है वो अभी मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पर. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस और उनसे बने सारे सॉल्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं. रेस्ट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट. सर मोल्टन के बाद क्या लिखा है? फ्यूज. दोनों का मीनिंग एक ही होता है. तो वो वीक एसिड्स में CH3COH के साइड में कौन सा कंपाउंड है? H3BO3. ओके सर.
हो गया? यस सर। यस सर। अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आने में टाइम है, इसलिए आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम अभी कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम रहेगा उसे सॉल्व। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब number of moles dissociated upon initial mole। मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब क्या है, हमने 100 मोल्स लिए और 60 मोल्स डिसोसिएट हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा 60/100 यानी 0.6। समझ रहे? यस हमने 100 मोल्स लिए, 90 मोल्स डिसोसिएट हुए, 90/100, तो ये सब लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला था 100% आयनाइज होता है, हमने 100 मोल्स लिए और 100 डिसोसिएट हो गए, तो 100/100 1 आ गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है गाइस इस बात का? यस ठीक। इसके बाद आता है फैक्टर्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अच्छा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंक्रीज इन टेम्परेचर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। जरा डाइल्यूशन वाला पॉइंट देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन सब के ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट डालते जाओगे ठीक और ज्यादा आयनाइज होता जाएगा। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम 100%, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयनाइज होता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आगे तो हम पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखिएगा बेसिक आइडियाज।
और ई पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंड ऑलवेज डिक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आयन कॉमन हो जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे इस पे डिटेल स्टडी करेंगे। हो गया कॉपी? सर 2 मिनट। तो 2 मिनट। डन? यस सर। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करना है, ये बात याद रखिएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर के बाद में केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करूंगा बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ आयनिंग स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। यस सर। यस। ठीक, ओके, चलिए बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.